पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 13। महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल के पद पर जिन्ना साहब। मेरा सबसे पहला सरकारी पद पाकिस्तान का हाई कमिश्नर का ही था। काम कठिन, जटिल और नाजुक था। समय और स्थिति भयावनी थी। बहुत जोश और क्षोभ फैला हुआ था। लोगों के मन में बहुत विकार था। सौभाग्य से मैं वहां के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को पहले से ही जानता था। गवर्नर जनरल जनाब जिन्ना साहब, प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां और अन्य मंत्रीगण, जनाब गुलाम मोहम्मद, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खां, सरदार अब्दुल रब निश्तर, जनाब चुनरीगढ़ और राजा गजन अफर अली खां सभी दिल्ली के विधानमंडल में मेरे समय सदस्य रह चुके थे। सबसे ही मेरी मैत्री थी। केवल एक ही केंद्रीय मंत्री जनाब अब्दुल रहमान को मैं नहीं जानता था। ये पूर्वी बंगाल से आए थे। जनाब इकरामुल्ला, जबेरी आदि बड़े सचिवों को भी मैं पहले से जानता था। मेरे समय ये दिल्ली के विधानमंडल के सरकार की तरफ से मनोनीत सदस्य रहा करते थे। यूरोपीय उच्चाधिकारी तो स्वराज्य होने पर प्रायः सभी चले गए। एक दो के अतिरिक्त वे लोग भारत के नए रूप में उसकी सेवा नहीं करना चाहते थे। नए नियमों का लाभ उठाकर काफी मुआवजा लेकर अपने घर लौट गए। जो थोड़े से रहना चाहते थे वे पाकिस्तान गए। उसी से वे सहानुभूति रखते थे। इनमें से भी बहुतों को मैं जानता था। इसी कारण मेरा कार्य कुछ सरल ही हो गया। अपने जीवन के पुराने अभ्यास के अनुसार मैं प्रातःकाल 4-5 बजे तक उठ जाता था और 10 बजे दफ्तर के पहले मिसलों की ढेर को देख डालता था। फिर दिन भर बहुत सी तफसील और नीति की बातों में लगा रहता था। काफी परिश्रम करना पड़ता था। सायंकाल को शराब पीने की गोष्ठियां यानी कॉकटेल पार्टियां होती थीं, जहां मैं अपने साथी विदेशी राजदूतों से मिलता था। वे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनका अनुभव और ज्ञान भी विस्तृत था। यद्यपि मैं शराब नहीं पीता था, जो परिमित मात्रा में आतिथेयगण अपने अतिथियों को देते थे, तथापि सबसे बातचीत करने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। भारत के अंग्रेज सेनापति जनरल आकिन लेक और बुशर अक्सर कराची आते थे। कभी ये मेरे निवास स्थान पर भी आ जाते थे। अन्य स्थानों में भी इनसे मुलाकात होती रहती थी। इसी बीच में जिन्ना साहब से जो मेरी मुलाकात हुई उसका वर्णन रसमय हो सकता है। बंबई और दिल्ली में जो उनके मकान थे उनमें उनका मन अटका रहता था। इन्हीं मकानों का ही बंधन उन्हें अपने पुराने देश से रह गया था। दिल्ली के मकान को बेचने के लिए वे सफल प्रयत्न कर चुके थे और कुछ औपचारिक कार्यवाहियों की समाप्ति की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां तक उनके बंबई के मकान का संबंध था, उसे भारत शासन ने उनके सम्मानार्थ छोड़ दिया था। इसके कारण शासन की बड़ी समालोचना होती थी और एक प्रकार से पक्षपात की भी लोग निंदा करते थे। एक दिन प्रधानमंत्री का मुझे टेलीफोन मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शासन को बड़ा असमंजस हो रहा है। हमारे लिए आवश्यक है कि अब उस मकान को ले लें। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा, तुम जाकर जिन्ना साहब से मिलो, उनसे पूछो कि उनकी क्या इच्छा और कितना किराया वे चाहते हैं। मैंने उनके सचिव को सूचित किया कि मुझे जिन्ना साहब से मिलना है। शीघ्र ही बुलावा आया। अगली बैठक वे मुझसे मिले। उनके चारों तरफ मिसलों की ढेर लगी हुई थी। मैंने प्रधानमंत्री का संदेशा उन्हें सुनाया। वे कुछ स्तंभित से हो गए और बड़े आग्रह से मुझसे कहने लगे, श्री प्रकाश, मेरा दिल मत तोड़ो। जवाहरलाल से कह दो मेरा दिल न तोड़े। मैंने तो इस मकान को एक एक ईंट बैठा कर बनाया है। ऐसे मकान में भला कौन रह सकता है? उसके कैसे सुंदर बरामदे हैं। मकान छोटा है। वो तो किसी छोटे से यूरोपीय कुटुंब अथवा बहुत ही सुपरिष्कृत देशी राजा के ही रहने योग्य है। तुम नहीं जानते मैं बंबई से कितना प्रेम रखता हूं। मैं अब भी वहां जाने की आशा करता हूं। चकित होकर मैंने कहा, क्या वास्तव में जिन्ना साहब आप बंबई जाना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि बंबई की आपने बड़ी सेवा की है। बंबई आपके प्रति बहुत अनुग्रहित है। क्या मैं प्रधानमंत्री से कह दूं कि आप बंबई जाने की अभिलाषा रखते हैं? उन्होंने कहा, अवश्य, तुम ऐसा उनसे कह सकते हो। इतनी बातचीत के बाद मैं चला आया। प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दे दी। जिन्ना साहब का मकान छोड़ दिया गया। कुछ महीने पीछे प्रधानमंत्री का फिर आवश्यक टेलीफोन आया। अब उन्होंने कहा, अब शासन नहीं ठहर सकता। लोग बहुत अप्रसन्न हैं कि जिन्ना साहब का मकान नहीं लिया गया है, वह खाली पड़ा है। जब मकानों की इतनी दिक्कत हो रही है, उसे ले लेना अब आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि ये सब बातें उन्हें बताओ और उनसे पूछो कितना किराया चाहते हैं। उस समय जिन्ना साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी। मुझे ठीक याद नहीं है, पर वे उस समय जियारत या क्वेटा में थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा। मुझे उत्तर मिला
कि उन्हें किसी सज्जन ने 3,000 रुपया महीना किराया देने को कहा था। उन्होंने ये भी आशा प्रकट की कि किराएदार के संबंध में उनकी इच्छाओं का पालन किया जाएगा। वो मकान पीछे अंग्रेज उप उच्चायुक्त यानी ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को दिया गया। वे ही अब भी वहां रहते हैं। ऐसे पदाधिकारियों का कुटुंब बहुत छोटा सा ही होता है। जिन्ना साहब की इच्छाओं की पूर्ति की गई। जहां तक मुझे याद आता है, इसका किराया 3,000 रुपया रखा गया और इस शर्त पर मकान दिया गया कि जब ही जिन्ना साहब अपने रहने के लिए उसे चाहेंगे तभी किराएदार को फौरन उसे खाली कर देना होगा। आश्चर्य की बात है कि जिन्ना साहब ने यूरोपीय कुटुंब और भारतीय नरेश की चर्चा की, पर यह इच्छा कभी नहीं की कि ये मकान वे बंबई के मुसलमानों को दे दें, जिससे कि वे अपने मनोविनोद और विश्राम के लिए इसका सदुपयोग कर सकें। जिन्ना साहब ने अपने मकान का जो वर्णन किया था, उससे मुझे उसे देखने का बड़ा कुतूहल हुआ। बाद में बंबई के राज्यपाल की हैसियत से मुझे वहां जाने का कई बार अवसर मिला। अंग्रेज उप उच्चायुक्त यानी डिप्टी हाई कमिश्नर के निमंत्रण पत्र पर मैं वहां के आयोजनों में और उनका व्यक्तिगत अतिथि होकर भी कई बार गया। मकान वास्तव में बड़ा ही सुंदर है। उसके फर्श पर जो विविध प्रकार के संगमरमर लगे हुए हैं वे बड़े ही मोहक हैं। उन्हें देखकर चित्त प्रसन्न होता है। मालाबार हिल पर उसका स्थान भी बहुत ही उपयुक्त है। सब वस्तुओं की बहुत फिक्र की जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होते हुए भी जिन्ना साहब का हृदय अपने बंबई के मकान में लगा हुआ था और उन्हें कराची का गवर्नमेंट हाउस अधिक पसंद नहीं आता था। दिल्ली में उनका जो दूसरा मकान था, उसकी बिक्री के लिए उन्होंने किसी से बातचीत कर ली थी। देश छोड़कर जाने वालों की संपत्ति इवाकुई प्रॉपर्टी के संबंध में नए कानूनों के कारण उसकी रजिस्ट्री में कुछ दिक्कत पड़ रही थी। उस पर जिन्ना साहब बहुत रुष्ट थे और मुझसे उसकी शिकायत की। जहां तक मुझे स्मरण आता है, इनके लिए विशेष अपवाद कर भारत सरकार ने कुछ माह पीछे इस मकान की रजिस्ट्री के लिए अनुमति दे दी। इसकी सूचना मैंने जिन्ना साहब को दी। मुझे आशा थी कि मुझे अच्छा सा उत्तर मिलेगा, पर जो उत्तर आया वह कुछ अप्रसन्नता का ही था। उन्होंने कहा कि यह संतोष का विषय है कि जो उचित काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था वह आखिर कर दिया गया। इस समय तक जिन्ना साहब काफी बीमार हो चुके थे और विश्राम के लिए जियारत या क्वेटा में रहते थे। कराची में उनका बहुत कम रहना होता था। मुझसे सचिवों ने पहले कहा था कि जिन्ना साहब को सब मिसलों को अपने यहाँ मंगा लेने का बहुत शौक है, पर उनके यहाँ से मिसिल लौटती नहीं। मिसिल अर्थात फाइल्स। जिन्ना साहब के कार्य करने का प्रकार निराला ही था और सचिवालय इससे बहुत ही खुश नहीं रहता था। मुझसे भी उनकी बहुत कम मुलाकात होती थी। गवर्नर जनरल की हैसियत से जिन्ना साहब जो भोज और उद्यान गोष्ठियों का आयोजन करते थे, उसमें वे मुझे अवश्य बुलाते थे, पर मैं उनसे अधिक बातचीत इन अवसरों पर भी नहीं कर सकता था। पर उनसे अधिक बातचीत इन अवसरों पर भी नहीं कर पाता था। केवल एक बार उनसे बातें हुई जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। पाकिस्तान के नए राज्य की स्थापना होने के थोड़े दिन बाद वहां के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के वकीलों ने जिन्ना साहब के स्वागतार्थ आयोजन किया। वे स्वयं बहुत बड़े वकील थे और पाकिस्तान के तो गवर्नर जनरल थे ही। मुझे भी नियंत्रित किया गया। अपने भाषण में जिन्ना साहब ने कहा कि जब मैं इंग्लैंड गया और सोच रहा था कि बैरिस्ट्री के लिए किस इंस ऑफ कोर्ट में भर्ती हूं, तो इत्तेफाक से लिंकन इन पहुंचा। वहां के बड़े फाटक के ऊपर मैंने बहुत सी मूर्तियां खिंची हुई देखी। एक की तरफ मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, वह किसकी मूर्ति है? मुझे उत्तर मिला, ये पैगंबर मोहम्मद साहब की है। इस पर मैंने कहा, यही इन मेरे लिए उपयुक्त है। जिन्ना साहब लिंकन इन के बैरिस्टर थे। शताब्दियों से लंदन में 4 संस्थाएं, जिन्हें इंस ऑफ कोर्ट कहते हैं, चली आ रही हैं, जहां बैरिस्टर की शिक्षा दीक्षा होती है। जब उन्होंने यह कहानी श्रोताओं को सुनाई तो उनकी तरफ से बड़ी हर्ष ध्वनि की गई। मैं थोड़ा स्तंभित हुआ, क्योंकि उस समय यह आंदोलन हो रहा था कि कराची की सड़कों पर जितनी मूर्तियां हैं सब हटा ली जाएं। लोगों का कहना था कि मूर्तियों का बनाना अथवा मनुष्यों का उन्हीं के रूप में चित्रण करना इस्लाम के विरुद्ध है। जो पुराने विचार के मुस्लिम लोग होते थे, वे तो अपनी तस्वीर भी नहीं लेने देते थे। जिन्ना साहब के भाषण से मुझे आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान राज्य के संस्थापक पैगंबर साहब की मूर्ति बनाने का विरोध न कर ऐसी संस्था से आकर्षित हुए जिसके फाटक पर इनकी मूर्ति ऐसे विशेष रूप से प्रदर्शित की गई थी। जिन्ना साहब को शान शौकत का भी काफी शौक था। पाकिस्तान के बड़े बैंक के समारंभ के लिए वे जियारत या कोटा से कराची आए। मुझे याद नहीं आ रहा कि वे उस समय कहाँ थे। हम सब विदेशी राजदूत हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए बुलाए गए।
एक पंक्ति में हम खड़े हो गए और नियमित रूप से अब हम सबका उन्हें परिचय दिया गया। सायंकाल को पुराने वायसरॉय की तरह राजशाही ठाट से वे बैंक के भवन में आए। कई घोड़ों की गाड़ी में वे सवार थे और आगे पीछे घोड़ों पर चढ़े भाला लिए हुए अंगरक्षक थे। देश के विभाजन के बाद वायसराय के अंगरक्षकों का भी विभाजन हुआ। कुछ दिल्ली और कुछ कराची के गवर्नमेंट हाउस में रखे गए। जिन्ना साहब ने अपने लिए विशेष वायुयान बनवाया था। मेरी समझ में वो वाइकाउंट की श्रेणी का था। इसी में वे चलना पसंद करते थे। एक समय वे पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका जाना चाहते थे। उनके सैनिक सचिव या कोई दूसरा अफसर मेरे पास आए, मुझको उसकी सूचना दी और कहा, जिन्ना साहब भारत भूमि पर बिना उतरे कराची से ढाका सीधे आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत शासन से इसकी अनुमति मंगा दी जाए। अपने जीवन में मैंने केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान के बीच में वायुयान आने जाने के संबंध में समझौते के लिए बातचीत करने का कार्य मुझे सुपुर्द किया गया था। नियम यह है कि जो हवाई जहाज नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वे तो विदेशों के ऊपर उड़ते हुए बिना कहीं रुके चले जा सकते हैं, पर जब कोई विशेष वायुयान अनियमित रूप से उड़ता है तो जिस विदेश के ऊपर से वह जाता है उस पर कहीं न कहीं उसका उतरना आवश्यक होता है। एक बार उतर कर ही वह आगे बढ़ सकता है। वास्तव में पाकिस्तान का रूप बड़ा अद्भुत सा था। उसके दो भागों के बीच 2000 मील की तथाकथित विदेश की भारत भूमि पड़ती है। जब एक तरफ से दूसरी तरफ किसी हवाई जहाज को जाना होता है तो उसे इस भूमि के ऊपर से ही उड़ना पड़ता है। जिन्ना साहब की यात्रा विशेष जहाज पर अनियमित रूप की थी, इस कारण भारत शासन की अनुमति की आवश्यकता थी। जिन्ना साहब ने यह भी कहलवाया, यदि भारत शासन उनके अपने जहाज में जाना पसंद नहीं करता तो वे सैनिक जहाज में जा सकते हैं, पर वे भारत में कहीं उतरना नहीं चाहते। मैंने अपने प्रधानमंत्री को फौरन ही टेलीफोन से जिन्ना साहब की इच्छाओं की सूचना दी और उन्होंने तत्क्षण उनको सीधे जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझसे यह अवश्य कहा कि जिन्ना साहब से पूछ लो वे किस रास्ते से जाएंगे, जिससे कि भारत के शासन की तरफ से रास्ते में बराबर प्रबंध रहे। यदि किसी बात की कहीं आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। इस सबसे स्पष्ट है कि भारत शासन हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जिन्ना साहब के प्रति व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार की शिष्टता बरती जाती थी और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर उनका सम्मान किया जाता था। जिन्ना साहब ढाका गए और उसके बाद इस संबंध में कोई दिक्कत न हुई। पाठकों को यह जानकर कुतूहल होगा कि मैंने इस बात को याद रखा। जब मैं आसाम का राज्यपाल बनाया गया तो मैंने देखा वहां पर शासन ने मेरे पूर्वाधिकारी के समय राज्यपाल को कोई विशेष वायुयान दे रखा था जिसका मैं भी प्रयोग कर सकता था। गुवाहाटी से कलकत्ता जाने का सीधा मार्ग पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर से ही पड़ता है। पहले आसाम के गुवाहाटी के हवाई अड्डे से पश्चिम होकर बिहार के ऊपर से वायुयान को जाना पड़ता था। पीछे बंगाल के ऊपर के आकाश में वह घुसता था। मैंने पाकिस्तान के शासन को लिखकर अपने जहाज के लिए भी यह सुविधा प्राप्त कर ली कि बिना कहीं पाकिस्तान में उतरे मैं सीधा पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर से होता हुआ गुवाहाटी से कलकत्ता जा सकूं। नमस्कार। इस चैप्टर में भी हमें जिन्ना साहब के एक अलग रूप का दर्शन होता है और हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे एलीट क्लास है, हमारे पॉलिटिकल एलीट, इनका मुद्दा क्या है और इनकी एजेंडा क्या है और इनकी प्राथमिकता क्या है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है विभिन्न प्रकार की नीतियों के बारे में जानकर जो एलीट क्लास और जनसाधारण के साथ अलग अलग रूप धारण करती है। जिन्ना साहब का मकान नहीं लिया जा रहा था, उनके सम्मानार्थ छोड़ा जा रहा था और जब वो मकान वो बेचना चाहते थे, जब उसका वो किराया लेना चाहते थे, वो यह सब कर सक रहे थे। लेकिन स्वयं श्री प्रकाश जब राजदूत की हैसियत से या उच्चायुक्त की हैसियत से वहां एक सिंधी सज्जन के मकान में रह रहे थे और वो सिंधी सज्जन जब वो वापस लौटे और अपने मकान में रहना चाहा तो उन्हें रहने नहीं दिया गया। तो ये किस तरह के नियम कानून थे कि जब एनिमी प्रॉपर्टी अगर कुछ है या एविक्यूट या खाली किए हुए लोगों की जो प्रॉपर्टी कुछ है उसके लिए अलग अलग नियम क्यों है। और दूसरी बात जो मुझे महसूस हुई कि इतनी सारी शिष्टता का जो बरती जा रही थी जिन्ना साहब के प्रति, उसका अर्थ ही क्या था, जबकि आम आदमी के प्रति हर तरह की निर्ममता और क्रूरता की जा रही थी। उन्हें उनका कोई सामान नहीं ले जाने दिया जा रहा था, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे। लेकिन जिन्ना साहब आराम से पाकिस्तान में बैठे बैठे अपनी भारत में स्थित प्रॉपर्टीज को बेच रहे थे। बहुत सारी बातें मन में आती हैं, क्या नियम थे, क्या कानून थे और इतना ज्यादा विरोधाभास क्यों था इन कानूनों के बारे में। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।